यकीन करो या न करो, बात यकीन की है। हमारे शरीर की मिट्टी सी जमीन की है। हम तो आपस में सब भाई भाई हैं, पर हमें लड़ाने की साजिश किसी कमीन की है। और मेरा दूसरा कहना है कि हिंदुओं को गर्व हिंदुत्व पर गर्व करें, कोई दिक्कत नहीं है। कि हिंदुओं को गर्व हिंदुत्व पर, मुसलमानों को इस्लाम पर अभिमान होना चाहिए। सिख शिक्षा ले गुरुओं से, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान होना चाहिए। अपने अपने धर्म का सबको ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सबके जहन में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या बात है। कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हेलो, नमस्ते, राम राम जी। मैं इशिका चौधरी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपने चैनल देसरी चौधरी पर। दोस्तों, आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। उन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टार से लेके और ना जाने किस किस के साथ में काम किया है। 200 से ज़्यादा वो ऐड कर चुके हैं। सलमान खान, अजय देवगन और ना जाने कौन कौन से सुपरस्टार के साथ काम किया है। लेकिन उसके बावजूद वो इतने डाउन टू अर्थ हैं कि जब भी मैं उनसे मिलती हूँ तो मुझे हर बार एक नएपन का एहसास होता है। मैं आपसे ये ऐसा क्यों कह रही हूँ, अब मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। गिरीश थापर सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, और सबसे पहले आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस नाचीज़ को अपने चैनल के लिए बुलाया। और मैं तमाम दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आप ना होते तो हमें गज़ल कौन कहता, और हमारे इस चेहरे को कमल कौन कहता। ये तो करिश्मा हुजूर मोहब्बत का, वरना हम पत्थरों को ताजमहल कौन कहता। क्या बात है। तो आपको समझ में आया होगा कि मैं सर की इतनी तारीफ़ क्यों कर रही हूँ। सर, मेरी ऑडियंस और सब लोग जानना चाहते हैं, पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं कि आपका बोर्न एंड बॉट अप कहाँ से था, आपने एक्टिंग करने का कब सोचा। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर का रहने वाला हूँ, और बचपन से ही इस फील्ड में मेरा आने का एक जुनून था, पागलपन था। वो क्यों था? क्योंकि लोगों से अलग कुछ हटकर करने की एक इच्छा ने मुझे इस फील्ड की तरफ आने के लिए प्रेरित किया। मैं 9 से 5 के लिए शायद बना नहीं था। मैं ना थिएटर करता था अपने शहर में, उसके बाद मुंबई आया 97 में, फिर कुछ ऐसे कारण बने मैं वापस चला गया। फिर 2012 में फिर मैं दूसरी पारी खेलने, से दूसरी पारी बोलते हैं ना, सेकंड इनिंग, वो खेलने दोबारा मुंबई आया। और यही कहा था जब आने के बाद कि मुंबई की रेत पर मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। क्या बात है। तो मैं जब दोबारा मुंबई आया तो मैंने घर वालों को बोला कि मुझे सिर्फ 6 महीने और दे दीजिए। तमाम दिन मैंने इसमें गुजारे हैं। मेरा ये जुनून है, मेरा पागलपन है, मेरी ये आग है। परिवार वालों ने कहा ओके तू जा 6 महीने के लिए। मैंने ये कहा था कि ये 6 महीने मैं रुकूंगा मुंबई में, ईमानदारी से काम करूंगा, और इन 6 महीनों के अंदर कुछ हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो मुंबई की तरफ पैर करके भी कभी नहीं सोऊंगा। अच्छा। लेकिन ईश्वर की इतनी कृपा हुई, आप सबका इतना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिला कि मुझे फिर वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मुंबा देवी ने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया। मैं इसके लिए मुंबई का, मुंबा देवी का और तमाम सब चाहने वालों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि मैं तो कहता हूँ ना अपने बारे में कि शाख से टूट कर गिरने की सज़ा दो मुझको, मैं एक पत्ता ही तो हूँ, क्यों ना हवा दो मुझको। मैं जो शीशा हूँ तो सजा दो किसी तस्वीर के साथ, मैं जो पत्थर हूँ तो रास्ते से हटा दो मुझे। मैं तुम्हें अपनी निगाहों से ना गिरने दूंगा, तुम चाहो तो नज़रों से गिरा दो मुझे। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने दोबारा से एक्टिंग में आने के लिए बहुत लेट डिसीजन लिया, तो आपको थोड़ा डर नहीं लगा कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, या फिर ये सही एज है ट्राई करने के लिए, ऐसा कुछ। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि 45 के बाद ही सही एज है। ओके। कारण एक ऐसी एज आती है, एक बचपन की आती है, चाइल्ड आर्टिस्ट। राइट। वो चाइल्ड आर्टिस्ट तक काम करता है। उसमें से बहुत लोगों ने चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया, लेकिन वो उनमें से 2 4 5 को छोड़ दो, बाकी सब लोग भूल जाते हैं समय के Right. साथ। एक एज आती है 25 से लेके 20 22 से लेके और 40 तक की, या यूथ। उसकी यहाँ पर भरमार है, भीड़ है बहुत जबरदस्त, बिल्कुल। स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत। Right. एक आते 45 से 60 65 तक की, उसमें मेहनत तो हर जगह बराबर है, उसमें थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके। इसलिए बाकी हर जगह कंपटीशन है। आपको रोज
कुआं खोदना है, पानी पीना है। ऐसा लगता है भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने के बराबर का काम है, इतना आसान नहीं है। और हर एज में यहाँ पर कंपटीशन है, कोई अकेला मैं नहीं आया यहाँ पर स्ट्रगल करने, लाखों लाखों लोग आते हैं। बस वही वाली बात है, जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है वो कामयाब हो जाता है, शुक्र जिसका मजबूत होता है वो यहाँ रुक जाता है। बाकी मैं तो इस सब में जो भी होता है कहता हूँ ना कि इतना दिया उस सरकार ने हमको, हमारी तो कोई औकात नहीं, ये तो कर्म है ऊपर वाले का, वरना हम में तो ऐसी कोई बात नहीं, हम में कोई बात नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने कुछ नहीं किया। ईश्वर वाहिगुरु परमपिता परमेश्वर कहता है कि मनुष्य तू वो करता है जो तू चाहता है, होता हुआ है जो मैं चाहता हूं, इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। मैं इसका 2 उदाहरण देता हूं कि मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं कुछ करना भी नहीं जानता, ना मैं कर सकता हूं। मैं सबको उदाहरण देता हूं, जो कुछ होता है उसकी कृपा से होता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के गॉड है, दुनिया मानती है, मैं भी मानता हूँ। 200 टेस्ट मैच खेले हैं, 700-800 वनडे खेले, 1200-1300 बार बल्ला लेकर पिच पर गए, लेकिन उन्होंने 100 इंच तक क्यों बनाए? उनको तो 1500 बनाने चाहिए थे ना। लेकिन वो 100 बार प्रभु की कृपा हुई तो 100 बन गए। अर्जुन जैसा बानाधारी पूरी महाभारत जीत गया, और एक समय ऐसा है कि उसकी गोपियों को भीड़ ले गए, वही अर्जुन वही तीर नहीं लगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसके साथ नहीं थे। जब तक ऊपर वाले की कृपा नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी कहते रहो, मैं तो इतना जानता हूं कि गंगा को तो पृथ्वी पर आना था, ये तो तय था, वो तो भगीरथ का नाम हो गया। बिल्कुल, मतलब सब कुछ पहले से तय है, सब तय है, समय स्थान टाइम कारण सब फिक्स है, ऊपर वाले ने सब सेट कर रखा है, बस आपको वहां तक पहुंचना है। लेकिन हाँ, हिम्मत नहीं हारनी, मजबूत इरादा रखना है। और हाँ, अगर इस फील्ड में आ रहे हैं तो बेसिक चीजें जरूर सीख कर आए। यहाँ पर कोई सिखाएगा नहीं किसी को, और फिर करते करते कहते ना, मांगते मांगते आदमी फकीर बन जाता है, फिर तो चलता ही चला जाता है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। बिल्कुल सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे अफवाहें तो बहुत सुनी हैं लोगों ने कि सुपरस्टार जो होते हैं वो उनके नखरे होते हैं, या वो किसी से अच्छे से बात नहीं करते, या लोगों को आउटसाइडर फील करवाते हैं। तो सर, आपने सबके साथ में काम किया है, जैसे सलमान खान, अजय देवगन, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा उन लोगों के साथ काम करने का? जब आप दूर रहते हैं ना तो आप उनके बारे में कुछ भी बातें बना सकते हैं, कह सकते हैं वो ऐसा वैसा था। जब आप पास रहते हैं ना तब आपको पता चलता है। देखो, पहली बात तो ये कि हर एक का अपना अपना ऑरा होता है। अब ये बड़े स्टार हैं, बड़े लोग हैं, उनका अपना एक ऑरा है। कोई हमारे रिश्तेदार तो है नहीं, वो उतनी बात करेंगे जितनी हमसे करनी है, और उसके अलावा हम क्या करेंगे बात? कोई ऐसी बात नहीं है। वो अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से मिलते हैं, अच्छे से आपके साथ फोटो वोटो भी खिंचवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। लोगों का एक भ्रम बन जाता है कि ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी बहुत अच्छा है। आप भी तो वैसे बनो ना, आपके ऊपर कोई आकर्षित हो। आप अगर जैसे ये जो सृष्टि है ना, ये न्यूटन के नियम पर काम करती है। जिस रफ्तार से गेंद फेंकेंगे उस रफ्तार से वापस आएगी। आप अच्छे से बात करोगे वो आपसे बात करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? वो भी तो इंसान ही है। ये सब भ्रम है कि ऐसा है वैसा कुछ नहीं है। सब कहानियां प्रेस वालों ने, मीडिया ने बना रखी हैं। सब अच्छे से बात करते हैं, सेट पर मिलते हैं, जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो रिहर्सल भी होती है। अब मैंने एक फिल्म की थी रेखा जी के साथ, इतनी बड़ी स्टार थी, हम तो उनकी फिल्में ब्लैक में टिकट लेके भी देखी है हमने। तो रेखा जी ने मेरे साथ रिहर्सल की, मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा था, यार रेखा जी मेरे साथ रिहर्सल कर रही हैं, मतलब वो इतनी बड़ी स्टार। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब यही एक ऐसी फील्ड है, यहाँ ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, अगड़ा पिछड़ा कुछ नहीं है, सब एक है। जब मिलकर काम करते हैं, एक प्रोडक्ट बनता है, तभी उसकी वैल्यू बनती है, तभी वो हिट होता है। ये सब लोगों ने और धर्मनिरपेक्षता अगर किसी ने सीखनी है ना तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री सीखे। यहाँ पर कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सिर्फ एक कलाकार है। कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं होती, कोई संप्रदाय नहीं होता, कोई भाषा नहीं होती, वो सिर्फ कलाकार होता है। और वो जब सब मिल के काम करते हैं तो फिर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनता है, बहुत बढ़िया चीज़ होती है, लोग उसको पसंद करते हैं। मैं तो इसके बारे में बोलता भी हूँ कि आजकल के नेता लोग हमें कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी बिरादरी के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर लड़ाते हैं। उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यकीन करो या न करो, बात यकीन की है। हमारे शरीर की मिट्टी इसी ज़मीन की है। हम तो आपस में सब भाई भाई हैं, पर हमें लड़ाने की साजिश किसी कमीन की है। और मेरा दूसरा कहना है कि हिंदुओं को गर्व हिंदुत्व पर गर्व करे, कोई दिक्कत नहीं है। कि हिंदुओं को गर्व हिंदुत्व पर, मुसलमानों को इस्लाम पर अभिमान होना चाहिए। सिख शिक्षा ले गुरुओं से, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान होना चाहिए। अपने अपने धर्म का सबको ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सबके जहन में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या बात है।
क्योंकि हम कलाकार लोग हैं। कलाकार की एक तासीर होती है, उसकी की फितरत होती है, उसका एक स्वभाव होता है बिल्कुल। कि मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम, खुशबू है तो हर दौर को महकाएंगे हम रूहे सफ़र है, हमें नामों से ना जान, कल फिर किसी और नाम से आ जाएंगे हम। क्या बात है सर। एट द सेम टाइम मुझे लगता है सर कि अपनी इंडस्ट्री सिर्फ इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हर इंसान के लिए काम है। बिल्कुल, हर एज हर ग्रुप एज के लिए काम है, हर फिर इंसान के लिए काम बिल्कुल, का है, चाहे आप मोटे हैं, पतले हैं, कुछ छोटे फर्क हैं, नहीं पड़ता लंबे इस हैं, चीज काले से। हैं, गोरे हैं, सबके लिए काम सबके लिए है। काम है, लेकिन उस काम तक पहुंचना पड़ेगा आपको बस। बिल्कुल। उसके लिए यही है कि लोगों से मिलो, मीटिंग्स करो, ऑडिशंस बनाओ, बातचीत करो और अपने आप को निखारो। कुछ मुश्किल कुछ नहीं है। तो सर जो मुश्किल तो हो सकता है लेकिन असंभव कुछ नहीं है, मेरा ये कहना है। राइट। असंभव कुछ नहीं होता है। हमारा कोई गॉडफादर नहीं, हमारा कोई कुछ नहीं, हम आए, हमें कोई जानता भी नहीं था यहाँ। तो सर जैसे आपने बोला कि लोगों से मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, तो यहीं पे मेरा एक सवाल है कि जो लोग मुंबई में नए आते हैं ना, वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कैसे डिफरेंस करेंगे कि कौन जेन्युइन है और कौन फेक है, कैसे पता चलेगा? सबसे पहली बात तो है कि अभी नए लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो गया कि पहले क्या होता था कि ऑफिस खुले होते थे, आप अपना खुद जाते थे, ऑफिस टू ऑफिस जाते थे, वहाँ ऑडिशंस होते थे। ये कोविड के बाद ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन ऑडिशन होने लगे 80%, कुछ लोग ही। लेकिन अब उसके लिए एक फ़ायदा यह है कि कास्टिंग एजेंसियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, बहुत आरामनगर साइड में, आप वहाँ और आप यूट्यूब पर गूगल पर सर्च कर सकते हैं जेन्युइन कौन है, अनजेन्युइन कौन है। पहली बात तो जो आपसे काम के लिए पैसा मांगे कि मैं आप मुझे पैसा दीजिए मैं आपको काम दिला दूंगा, पहली बात तो उससे बिल्कुल दूर रहें। हाथ जोड़कर मेरा सबसे निवेदन है, किसी को भी काम के मतलब पैसे काम के लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग आर्टिस्ट कार्ड के नाम पर पैसा मांगते हैं कि आपका आर्टिस्ट कार्ड नहीं है, हमने आपका सिलेक्शन करा दिया लेकिन आर्टिस्ट कार्ड नहीं है तो आपको हमें 40,000 50,000 दो बनता है। आर्टिस्ट कार्ड पहली बात तो अभी ज़रूरत भी नहीं है कि काम के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग है कि आर्टिस्ट कार्ड कोई भी इंसान को किसी भी तरीके से कोई भी काम करने से हिंदुस्तान में नहीं रोक सकते। लेकिन कार्ड होना ज़रूरी इसलिए है कि आपकी एक आइडेंटिटी बनती है, आपकी एक पहचान होती है, आपको होना चाहिए। और वो कार्ड आप सीधा डायरेक्ट जाकर ऑफिस में बनवा सकते हैं। सिंटा के ऑफिस जाइए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, आप ऑनलाइन सिंटा पर ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। तो वो ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, जो मुंबई आ रहे हैं उनके लिए मेरा एक निवेदन है कि पहले तो थोड़ा बहुत सीख के आए, बेसिक चीज़ें सीख के आए, उसके बाद यहाँ कास्टिंग एजेंसियों से मिलें, अपने डिक्शन पर काम करें, अपने ऊपर काम करें, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करें। काम मिलेगा यार, ऐसा कुछ नहीं है कि काम नहीं मिलेगा। कोई चीज़ें मुश्किल होती हैं पर असंभव थोड़ी होती हैं। जो लोग कर रहे हैं वो भी तो ऐसे ही आए थे। ऐसा कोई नहीं, माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता भाई। ये समाज, ये दुनिया, जब आप चलते हैं तो आपको सब सीखना आ जाता है, सब कर लेते हैं। और मैं वो कहता हूँ कि आप ईमानदारी से काम कीजिए, शिद्दत से काम कीजिए, आपको काम की कोई कमी नहीं है इस मुंबई में। मैं खुद बोलता हूँ, लेकिन उस तक पहुँचना आपको पड़ेगा। सर जब आप मुंबई में आए थे तो आपने स्टार्टिंग का जो फेज़ रहा होगा उसमें क्या डिफ़िकल्टीज आपको हुई? सच बोलूँ मुझे तो कोई डिफिकल्टी हुई ही नहीं, मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई। सब काम स्मूथली होते चले गए। और डिफिकल्टी तो होती है कि ये भी चल भाई काम नहीं मिल रहा, आदमी परेशान होता है, क्योंकि अपने घरों से जब 1500 किलोमीटर दूर से या 2000 किलोमीटर दूर से जब घर पे आते हैं ना, दिन तो बातचीत में लोगों से मिलकर बीत जाता है, रात को फिर अपने परिवार की याद आती है, अपने लोगों की याद आती है, अपनी गलियां याद आती हैं, अपने वो शहर याद आता है, उसकी एक एक चीज़ याद आती है। वो थोड़ा डिफ़िकल्ट समय होता है, लेकिन यही तो है। क्योंकि पंजाबी में कहते हैं ना कि बिन सुइयां पाटे नहीं सिलदे, कर बैठे महरम नहीं मिलदे, दर इश्क चना दियां लहरां नूं, गा दीपक राग दे बहरां नूं, महरम ਲਈ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਡਫਲੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਧ ਨਾਲ ਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਨਾਲ ਕੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਬੇੜ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੀ। उसको करना पड़ता है। अगर हीर को सोनी को महिवाल से मिलना तो कच्चे घड़े पर तैर कर जाना ही पड़ेगा उसको। अगर आपको यहाँ पर आना है तो आपको उतनी मेहनत तो मुंबई तक तो आना ही पड़ेगा ना। यहाँ आओ, मुंबा देवी है, मुंबई बहुत बढ़िया नगरी है, समुद्र की नगरी है, अपने अंदर बसा लेती है। मुंबई के बारे में एक तासीर है कि मुंबई भूखा जगाती है पर सुलाती नहीं है। क्या बात है सर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने 200 प्लस ऐड किए हैं लगभग। हाँ, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट होगी, 200 प्लस मतलब बहुत, इट्स अ ह्यूज। तो इसका सीक्रेट क्या था, मतलब इतने एड्स आपको कैसे मिले? मुझे नहीं मिले यार, उसकी ऊपर वाले की कृपा हो गई। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को कुछ भी नहीं आता, ना कुछ मुझे पता है। ऑडिशंस आते थे,
और ये मैं इसके लिए कई अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर एक मेरे कास्टिंग करते थे राज भाई, राज टाक। वो मुझे शुरू से कहते थे कि देखिए यार हम तुम्हें पुश तो कर देंगे, वनडे टूडे काम दिला देंगे, लेकिन तुम्हारा लुक है, तुम ना आराम नगर जाया करो, वहाँ पर ना ऐड के लिए ट्राई किया करो। अब मैंने कहा छोड़ना, अपना काम मिल रहा है ना, 15-20 दिन काम कर रहा हूँ मैं आराम से, मुझे नहीं करना है। ये कोविड जब शुरू हुआ 2019-20 से, फिर मैंने जाना शुरू किया। शुरू में लोगों ने, जैसे हर एक के साथ होता है, नहीं है नहीं है, जब एक बार आपकी गाड़ी चलती है तो फिर 1 से 2, 2 से तो 3 और 2 से 4, फिर चलता चलेगा। अभी भी मैं ऑडिशन देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अकेला देता हूँ, 200 लोग और देते हैं। अब जिसका क्लाइंट को पसंद आ जाए ठीक है भाई, अब पसंद आ रहे हैं ठीक है, जब तक चल रही है चला रहे हैं, बाकी जैसी प्रभु इच्छा। क्योंकि मैं सर वो 200 लोगों को तो नहीं जानती हूँ, पर मैं आपको जानती हूँ। आपके जैसा नेचुरल एक्टर, इतना हंसमुख मिजाज, ऐसी शख्सियत मैंने अब तक की अपनी लाइफ में नहीं देखी है। क्योंकि जब मैं आपके साथ में बैठी होती हूँ तो ना मुझे समय का पता चलता है और ना मुझे दुखों का और गमों का पता चलता है। हम तो देखो प्यार बांटने आए हैं, लोग मुंबई में पैसा कमाने आए हैं, मैं तो इंसान कमाने आया हूँ। मुझे रोटी तो मैं अपने घर भी अच्छी खा रहा था, देसी घी की। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि यार अच्छी भली थी, नौकरी भी थी, दुकान भी था, सब कुछ था, मुंबई क्यों आए? मैंने कहा कि मुझे वो देसी घी के पराठों में मज़ा नहीं आ रहा जो सूखे वड़ा पाव में आ रहा है। ये तो मज़े की बात है यार, क्योंकि कहते हैं सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। माना कि हम पैसे से अमीर नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जिस दिन मरेंगे शमशान घाटों मेले लगा देंगे। अरे सर, भगवान आपको 100 साल की उम्र दे, आपके जैसे इंसान बहुत कम होते। क्योंकि आपने बोला ना हंसी, हम खुशी बांटने आए हैं समाज के अंदर। कहते ना कि एक शेर है किसी बहुत बड़े शायर का कि मेरे घर से मंदिर मस्जिद बहुत दूर है, चल किसी रोते बच्चे को हंसा दिया जाए। क्या बात है। वो कहते ना कि इबादत के लिए ज़रूरी नहीं कि सर को झुका देना, किसी मंदिर या मस्जिद में पूजा या सजदा कर देना। इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, इबादत है किसी नंगे को कपड़े दे देना, किसी नाशाद का दिल शाद कर देना इबादत है, और किसी बर्बाद को आबाद कर देना इबादत है। इबादत वो है, मंदिर मस्जिद में क्या है, आप दिल से रखे सब कुछ है। नानक दुखिया सब संसार, वो तो सब प्रॉब्लम है, लेकिन सब कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, लेकिन मन चंगा तो कठौती में भी गंगा। बिल्कुल। कहते पढ़ी नमाज ते नियाज ना सीखिया तो तेरियां किस कम पढ़िया नमाज। ऐसी नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं जब नियाज ही नहीं सीखी, अच्छी बात नहीं सीखी। बाबा बुल्ले शाह कहता है कि सिर ते टोपी ते नीयत खोटी ते लेना की टोपी सिर तर के, तस्बी फिरी, तस्बी जो फेरते हैं, तस्बी फिरी पर दिल ना फिरिया लेना की तस्बी हथ फड़ के, चिले कीते पर रब ना मिलिया लेना की चिलियां विच वड़ के, कि पढ़ पढ़ आलम फाजल होया कदे अपने आप नूं पढ़िया ही नहीं, कि जातू वरदा मंदर मसीती कदे दिल अपने विच वड़िया ही नहीं, एवें रोज शैतान नाल लड़दा है कदे दिल अपने नाल लड़िया नहीं। कहदा बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़दा है जेड़ा घर बैठा उन्होंने फड़े नहीं। जो कुछ है यही है। क्या बात है। तो सर इतने टैलेंटेड हैं, माँ सरस्वती की आपके ऊपर इतनी बड़ी कृपा है, तो आपने इतने साल मेरठ में कैसे गुजार दिए? मैंने नहीं गुजारे, वो वहाँ का अंजल, जब तक यहाँ का मेरे लिए अंजल नहीं था तो मैं नहीं आया, जब मेरा अंजल यहाँ का हुआ तो मैं यहाँ आ गया। ये मेरे हाथ में कुछ है नहीं ना, जो कुछ है ऊपर वाले के हाथ में। मैंने पहले बोला, आप फिर बोलता हूँ, हम कुछ भी नहीं है, हम निमित्त मात्र भी नहीं है। राइट। जो करता है वही करता है। लोग भले कहते हैं कि मैंने किया है। जैसे जब भगवान रामचंद्र जी जब आए 14 वर्ष के बाद, तो उनकी माता जी ने पूछा कि तुमने रावण को मार दिया? तो भगवान श्री राम बोले कि मैंने रावण को नहीं मारा, मैंने रावण को मारा है। हाँ, राइट। तो वो जो मैं है ना, अहम, वो नहीं रखना, प्यार बांटना। और मैं इतना जानता हूँ, आप 1 पैसा दोगे ना प्यार का, आपको 1000 पैसे वापस रिटर्न आएगा। बस हर एक से और दूसरे के काम से खुश होना। और मैं एक बात अच्छी तरह जानता हूँ, वो आपकी आदमी कभी बुराई नहीं करेगा जो आपसे ऊपर है, जो आपसे ज़्यादा रखेगा, वही बुराई करेगा जो नीचे है, क्योंकि उसको आपके तक आना है। राइट। और उससे कुछ नहीं होने वाला। खुश हो, ईर्ष्या मत करो, उससे प्रतिस्पर्धा तो करो कि मैं उससे ज़्यादा चला जाऊंगा, लेकिन ईर्ष्या मत करो। ईर्ष्या सबसे बुरी चीज़ है, वो आपको भी तरफ आएगी, परेशान करेगी और लोगों को भी परेशान करेगी। खुश रहो ना। जब आप हंसते हुए किससे मिलते हो ना, जब आप खुशी खुशी मिलोगे, हंसते हंसते किससे मिलोगे, तो मैं कहता हूँ कि लोग आपको देख कर कहें कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है यार। बिल्कुल। तो सर आपका जो ये ऑरा है इतना पॉजिटिव है, आप इतने अच्छे इंसान, इतने हंसमुख है, तो आप इसके लिए कोई प्रैक्टिस करते हैं क्या? ये आप कैसे मतलब पूरे टाइम कैरी कर पाते हैं इतना पॉजिटिव रहना? क्योंकि आजकल आप देखते हैं लोगों की लाइफ में इतना स्ट्रेस हो गया है, लोग हंसना भूल गए हैं, खुश रहना भूल गए हैं। वो बात सही कहा कि लोग हंसना भूल गए हैं। अगर आपका कोई सीक्रेट है तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। सीक्रेट कुछ नहीं है। पहली बात तो ये है कि
आप ना वैमनस्य किसी के प्रति दूर कर दीजिए, ईश्वर को याद कीजिए सच्चे मन से। वो अलग बात है, प्रॉब्लम दुनिया में सबको है, मेरे को भी प्रॉब्लम है। डॉक्टर बशीर बदर साहब का एक शेर है ना कि होठों पे हंसी देखी अंदर नहीं देखा, और किसी ने भी हमारे गम का समंदर नहीं देखा। ये फूल हमें कोई विरासत में थोड़ी मिले हैं, किसी ने हमारा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। और जब से चले हैं मंजिल पे नजर है, आंखों ने हमारी मील का पत्थर नहीं देखा। और कर लिया यकीन दोस्तों की दोस्ती पर, हमने फूलों में छिपाया हुआ खंजर नहीं देखा। और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, अरे मैं तो मोमूस ने मुझे कभी छूकर नहीं देखा। क्या बात है। तो सर आपको भी फ्यूचर में शायर बनने का भी सोच रहे हैं? नहीं, मैं तो शायर नहीं हूँ, मैं लोगों के दिल चुराने का और लोगों की शायरियाँ चुराने का कारोबार करता हूँ। और बस ईश्वर की इतनी कृपा कि कहाँ टिकाना है वो मुझे थोड़ा सा ऊपर वाला ज्ञान दे देता है। सर लास्टली मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जो लोग मुंबई में आना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं सबसे बढ़िया सलाह दूंगा, अगर आपके मन में है कि मुझे मुंबई में आना है, इस इंडस्ट्री में काम करना है, तो दृढ़ निश्चय करें, मुंबई आ जाए। लेकिन हाँ, उसमें भी एक तय करें कि मुझे कितने टाइम रहना है मुंबई। 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, मैक्स टू मैक्स। आप 2 साल यहाँ पर ईमानदारी से मेहनत करें, अपने ऊपर फोकस करें और बहुत मेहनत से काम करें। अगर कुछ बन जाए तो वेल एंड गुड। भगवान की पूजा दुनिया करती है, सबको भगवान नहीं मिल जाते। लेकिन अपनी जिंदगी मत खराब करना इस फील्ड के चक्कर में। 2 साल के अंदर भगवान ने चाहा तो आपको काम मिलेगा और मिलता भी है। लेकिन हाँ, अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि भी यार नहीं बन पा रहा, तो जरूरी नहीं है यार, दुनिया मैंने कोशिश की, हिम्मत नहीं हारी, कोशिश की, मैं आया तो सही घर से चलकर। कहते हैं ना कि गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। हम घर से निकले तो सही, यहाँ आना इतना आसान नहीं होता। दांतों से पसीना आ जाता मुंबई जैसे शहर के अंदर अपने आप को सर्वाइव करना। क्या लोग अब घर बैठ के कुछ भी कहते हैं कि अरे क्या, अरे एक लाइन ही तो बोली थी, आधा लाइन ही तो बोली। अरे भाई तू एक लाइन भी बोल के दिखा दे, बात ये नहीं है, ईश्वर की कृपा हुई तो बोल भी ली हमने। कई दिन ऐसा होता है कि 6 पेज का डायलॉग भी हम बोल देते हैं 1 टेक में। कई बार एक लाइन भी नहीं बोली जाती क्योंकि उसकी कृपा नहीं होती। और वो एक लाइन पाने के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितने लोगों को बीट करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। इसलिए आप आइए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए और क्या नाम है, लोगों से मिलिए। ऑडिशन, मेन ऑडिशन, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई किसी के लिए यह मदद नहीं कर सकता, कोई किसी की मदद कर भी नहीं सकता, क्योंकि डायलॉग आपको बोलने हैं, लाइंस आपको बोलनी है, सेट पर आपको जाना है, लुक आपका दिखेगा। इसलिए ये सोचे कि कोई आपको सिर्फ कोई रास्ता तो दिखा सकता है कि ऐसे चल लो, लेकिन काम नहीं दिला सकता कोई किसी को भी। काम आपको आपका भाग्य दिलाएगा। टैलेंट बात की बात है। तो यहाँ पर भाग्य ज्यादा काम करता है। अच्छा। मैं बड़े ईमानदारी से कह सकता हूँ कि यहाँ पर टैलेंट सेकेंडरी है, भाग्य पहले है। अच्छा। अगर भाग्य था तो रानू मंडल भी स्टार बन गई थी। राइट। भाग्य था तो बचपन का प्यार वाला भी स्टार बन गया था। भाग्य था तो वो आंख भी जिसने मारी थी वो भी स्टार बन गई थी। वो प्रकाश क्या नाम, जो भी खैर। लेकिन क्या है कि वो भाग्य से है। उसके बाद एक बार भाग्य से काम मिलेगा, उसके बाद आपका टैलेंट होगा तो भाग्य और टैलेंट दोनों मिलकर फिर जब भागेंगे तो फिर होगा काम। लेकिन भाग्य पहले है। हमारे पंजाबी में एक बात बहुत अच्छे से बोलते हैं कि गुणवंत ना जमिए, जमिए भागवंत, भागवंत के द्वार पर खड़े रहे गुणवंत। अच्छा। गुण वाले लोग भागवंत के द्वार पर ही खड़े रहते हैं। तो इसलिए तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पे कोई भी आना चाहता है तो वो अपने लिए एक टाइम सेट कर, बिल्कुल हाँ, टाइम सेट कर, ऐसे बिल्कुल अंधी गली में 10 साल 20 साल नहीं, जिंदगी ना खराब करे भाई, यहाँ पर बहुत मुश्किल है। आप आए, आपके घर वाले पैसे भेजेंगे। आप ये समझना कि जिस दिन आपने घर से पैसा मंगाना बंद कर दिया, अपना खर्चा उठाने लगे, समझ लेना कि आपने कामयाबी की दहलीज पर कदम रख दिया। अगर उसके बावजूद आप पैसा ही मंगा रहे हैं, उनके खर्च करवा रहे हैं, तो कोई मतलब घर वाले भी एक बार को हाथ खड़े कर देंगे। और मेरा घर वालों से भी एक निवेदन है कि बच्चे को अगर आपने मुंबई भेजा है तो उसको थोड़ा टाइम भी दें। आप बच्चों को इंजीनियरिंग कराते हैं, 5 साल देते हैं, हर साल 1.5-2 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च भी करते हैं, कुछ नहीं बोलते। डॉक्टरी कराते हैं, 5 साल उसको देते हैं, हर साल 1.5-2 लाख रुपए उस पर खर्च करते हैं। लेकिन जिस दिन बच्चा मुंबई आता है आप उस दिन से बोलते हैं क्या हुआ, कोई बात बनी। अरे उसको साल 1.5 साल दो तो सही, इस शहर को समझने तो दो। यहाँ ईस्ट वेस्ट नहीं समझ में आता 6-6 महीने तक, तो उसके बाद इस शहर को समझने दो, क्योंकि माया नगरी है, मायावी है, मामा मारीच की नगरी है, बहुत भ्रम दिखाती है। लगता है ये रेगिस्तान की वो रेत है जो लगता है कि पानी है, लेकिन पास जाके देखो तो गर्म रेत होती है। मुश्किल है, असंभव नहीं है। आप उसको आने दो, 1-1.5 साल 2 साल दो, उसके बाद देखो ना। आप पहले दिन से आप उसके ऊपर एक वो वजन मत डालो कि क्या हुआ।
उसको समय दो, इस शहर को समझने दो। मायावी शहर है ना, चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह को भेदने में अभिमन्यु ने भी चक्रव्यूह भेदा था ना, तो क्या हुआ था कि उसको जाना आता था अंदर, निकलना नहीं आता था। ये वो दलदल है, जितना हिलोगे उतना और फंसते चले जाओगे। तो इसलिए इसको चक्रव्यूह को उसको काटने दो, भेदने दो, फिर हो जाएगा। सर, ये जो यंग इनके साथ में ऐसा क्या होता है कि ये इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं? जैसे कि आप और मैं जानते हैं आजकल कितने सारे मॉडल एक्टर सुसाइड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं उनको हाथ जोड़ के कहूँगा कि ये जीवन एक मिला है, इसे बहुत ईमानदारी से जिए। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं, घबराना नहीं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ ना कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और मंजिल के मुसाफिर थक कर मत हार, मंजिल भी मिलेगी और फिर मिलने का मजा भी आएगा। बात ये होती है किसी को आते ही काम मिल गया, सपोज करो अच्छे बजट का काम मिल गया, उन्हें 1.5-2 साल शो चलाया, उस वक्त वो जो पैसा उसको मिल रहा है उसको सेव करके रखे आड़े दिनों के लिए, जब आपके पास काम थोड़ा कम होगा। उस वक्त आदमी खर्चा बढ़ा लेता है। आप वैसे भी तो खा लेते ना स्टूडियो खाना, लेकिन तब आपको तो थोड़ा सा आपको अपना बैग लेके जाना है, आपको स्विगी से मंगवाना है, आपको फिर टैक्सी में चलना है। मैं कहता हूँ थोड़ा अपने आप को मेंटेन करें, लेकिन इतना नहीं कि जो आ रहा है वो सब खर्च करते चले जाएं। आड़े वक्त के लिए संभाल के रखें। आपने फिर गाड़ी भी ले ली, मकान भी ले लिया, उसकी किस्तें हो गई। जब तक शो चल रहा आप दे रहे हो, जैसे शो बंद हो आप कहाँ से दोगे किस्तें? राइट। आप किस्तें दोगे, डिप्रेशन में वो सारा सामान धीरे धीरे वापस चला जाएगा। तो इसलिए जितनी चादर है उतने पैर पसारी है, या फिर चादर बड़ी कीजिए, डबल बेड की खरीदिए। अब ये नहीं ना कि आप चादर भी बड़ी नहीं कर रहे, पैर भी नहीं बाहर निकाल रहे हो, तो उसमें दिक्कत ही आएगी। लोग कहते हैं कि पहले, आज से पहले मैं भी ये सोचता था, लोग ऐसा कहते हैं, मैं भी कहता था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, राइट। कोशिश करने वालों की बचपन से वही सुनते अब नहीं कहना कभी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा। होती है। अब क्या है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज से 2 साल पहले तक मैं भी यही कहता था, अब नहीं कहता। जैसे आपके मोहल्ले में पड़ोस में एक सर्कस आए, सर्कस में आपने देखा होगा कि एक लड़की उधर चक्कर पे बांध देते हैं उसे, हाँ। और इधर एक नाइफ लेके खड़ा होता है आदमी, आंखों में पट्टी बंधी होती है उसकी, वो नाइफ मारता है उसको। अगर वो नाइफ मारने वाला, चाकू मारने वाला उस लड़की कान में कहते कि आज मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्या वो खड़ी होगी वहां पर? बिल्कुल नहीं। उसको कोशिश नहीं करनी, उसको 100% ऐसा करना कि वो चाकू मारे उसको ना लगे। हवाई जहाज चला रहा है, 1000 आदमी उठा के बैठा हुआ है, अब रनवे पे जाती बोल रहा है आज मैं हवाई जहाज चलाने की कोशिश करूँ, एक भी नहीं बैठेगा यार। कोशिश नहीं करनी, आपको 100% उन सब सवारियों को गंतव्य स्थान तक लेकर जाना है। तो मतलब कोशिश कुछ नहीं होती है, आपको 100% करना है वो काम। और यहां पर भी आके कोशिश मत करें। और दूसरी बात, वो मैं इंपॉर्टेंट बात बतानी भूल गया, जिस भी व्यक्ति के पास, दुनिया में कोई भी हो, इस फील्ड में भी कह रहा हूं, हर फील्ड के लिए कह रहा हूं, जिसने विकल्प रखे अपने पास, ऑप्शंस रखे कि ये नहीं तो मैं ये कर लूंगा, वो कभी कामयाब नहीं होगा। ओके, मतलब फुल फोकस के साथ एक ही चीज। जैसे मैं आया यहाँ पर, मैं सोच रहा यार नहीं होगा तो दुकान चला लूंगा, नहीं होगा तो यहाँ चला जाऊंगा, तो विकल्प सारे तोड़ के आओ यहाँ पर, बिल्कुल, फिर आप उस पर काम करोगे। आपके विकल्प होंगे तो आपको भी कामयाब नहीं करोगे। और यहाँ पर भी अगर जिस फील्ड में हो उसी पे ही रखो फोकस। एक्टिंग है तो एक्टिंग करो, डायरेक्शन तो डायरेक्शन करो, डीओपी बनना डीओपी। ये नहीं कि यार आप एक्टिंग नहीं चल रही, चलिए कर लो, एक्टिंग चलिए ये कर लो। अरे नहीं यार, आप एक्टिंग करो। कई बार ऐसा होता है कि मेरा इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग है, कोई डायलॉग आते हैं 1-2 लाइन के, तो बड़ा परेशान होता हूँ। पहली बार तो इंग्लिश वाला मना ही कर देता हूँ, कुछ ऐसे होते हैं एक आध शब्द बोलना ही पड़ता है, नहीं होता ऑडिशन, नहीं बनता, रखता हूँ। फिर अपने आप को सोचता हूँ, अपने आप को गालियाँ देता हूँ, भाई उल्लू, अगर तूने ये नहीं किया तो क्या घर वापिस जाएगा? घर पे तेरे पास कोई काम ही नहीं है। अब तू क्या करेगा? वहां पे दुकान तू बंद करके आ गया, बाकी सब काम छोड़ के आ गया, अब क्या, अब यही करना है तेरे को तो कर। फिर मैं दोबारा से फोकस करता हूँ, फिर करता हूँ, फिर हो जाता है। विकल्प नहीं रखना यार। तो सर, आपने कहीं से एक्टिंग सीखी थी या ये आपका गॉड गिफ्ट है, नेचुरल है सब? मैंने कोई नहीं सीखी, सब ईश्वर की कृपा से आ गया। और एक्टर तो हर आदमी है, राइट। बस वो उसको कैमरे के आगे बोलना है। एक्टर कैसे है, जैसे सपोज करो मैं ही हूँ, हाँ। मैं घर से गया बाहर, वाइफ को बोला मैं 9 बजे तक आ जाऊंगा, और दोस्तों यार बैठ गया 11 बज के। अब एक्टिंग करनी है, तो यार पंचर हो गया था स्कूटर, यार ये हो गया था, वो हो गया था। या जाते ही सबसे पहले ड्रामा क्या करना पड़ता है, जाते ही इससे पहले कि दरवाजा खोले, भाई यार आज तो परेशान हो गया, दुखी हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, वो अपनी, वो तुम्हारी भूल के अपनी पड़ जा, क्या हुआ? अरे मैं कहा नहीं यार वो ये होता। तो एक्टर तो हर आदमी है, वो उसको वहां पर बोलना कैमरे के आगे। एक्टर क्यों नहीं, माँ के आगे अलग एक्टिंग करता है, बेटों के आगे, बच्चों के आगे अलग एक्टिंग करता है, माँ बाप के आगे अलग करता है,
अपनी पत्नी के आगे अलग एक्टिंग करता है, साला वही आदमी है, हर तरह की अलग अलग एक्टिंग करता है, तो एक्टर तो हर आदमी है। ये पॉडकास्ट मैम भी देखने वाली है सर, इतनी देख ले, कोई पोल मत दिक्कत खोलो नहीं। कि आपको परेशानी हो जाए। मुझे कोई परेशानी होती नहीं, क्योंकि हम तो मस्त रहने वाले हैं। मस्त रहो जिंदगी में, सबको खुश रखो, उनको भी मजा आता है अभी मेरी बातों में, सबको मजा आता है। नहीं, सब मजा तो आता ही है, नो डाउट। इसीलिए मैंने पहले कहा था अरे। कि आपके जैसी शख्सियत मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत साधारण इंसान हूँ। और गुलजार साहब की 2 लाइनें हमेशा अपने जहन में रखता हूँ कि बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर, क्योंकि मुझे आज भी अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना, क्योंकि हम फकीर लोग हैं। फकीरी उसकी, ईश्वर की। और मेरा तो, आपका भी व्हाट्सएप का स्टेटस चेक करना, यही लाइन लिखी हुई है कि फकीरों से दोस्ती कर लो। फकीरों से दोस्ती कर लो, बादशाही के गुण सिखा देंगे। सर, आपने इतनी छोटी छोटी बातों में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, इतनी आसान शब्दों में आजकल के लोगों को समझा दिया कि उनको एक्टिंग में आना है, क्या करना है, फोकस रहना है कैसे। तो आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा, एंड आई होप कि आपको सुनने वाले लोगों को भी बहुत अच्छा चलिए, लगा मेरा तो होगा। ये भाग्य खुशकिस्मती होगी। और हम तो कहना कि इस देश को भी एक बात कहना चाहता हूँ अपने तरफ से, इस देश को खिलौना मत समझें, देश को देश समझें, क्योंकि हम कलाकार लोग हैं। कहते हैं कि जग को हंसाएंगे हंसाने वाले, बात का बतंगड़ बना लेते हैं ज़माने वाले। शर्म की बात करूं या धर्म की बात करूं, एक ही जैसे तो है मंदिर और मस्जिद को गिराने वाले। बिल्कुल। कहते हैं अल्लाह वालो, राम वालो, अपने मज़हब को इस सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, जो नफ़रत से टूटे हैं पहले वो घर तो बना लो। अपने घर की छत को बचा कर रखना, अपने पड़ोसी की दीवार गिराने वालों। एक ही रहने दो भारत का प्यारा तिरंगा झंडा, रोज उस झंडे में अपना नया डंडा फंसाने वालों। क्या बात है सर, क्या बात है। आई होप कि आपने जो कहा वो लोगों को समझ में आ जाए। और सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। और एक बार फिर से बहुत आपका भी बहुत बहुत कि धन्यवाद, आप आए। आभार, इस चैनल का धन्यवाद। और मैं सभी दर्शकों से, सभी चाहने वालों से, इस कार्यक्रम को देखने वालों से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा, एक इल्तिजा करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो कमी हो वो बताएं, ताकि हम इसको अगले वाले कार्यक्रम में उसको सुधार सकें। और अंत में मैं बस यही बात कहूँगा कि कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है, प्यास बुझती नहीं बरसात गुजर जाती है। और अपनी यादों से कहना कि वो इस तरह ना आया करें, क्योंकि नींद आती नहीं रात गुजर जाती है। कि समेट लो सितारों को बाहों में, दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। फिर किसी मोड़ पर आपकी हमारी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और बिल्कुल आखिर में डॉक्टर साहब की एक लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या बात है सर, आपसे बात करते हुए मन तो नहीं भर रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपका स्केड्यूल टाइट और आपको यहाँ से फिर काम पे जाना है, इसीलिए ना चाहते हुए मुझे आपसे बातों का विराम यहीं पे लगाना अरे पड़ेगा। नहीं, क्योंकि हमने दोबारा भी करना है ना पॉडकास्ट, तो बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। आज के लिए बहुत इतना, फिर जल्दी- बाद में फिर दोबारा बिल्कुल, बहुत करेंगे। जल्दी हम दोबारा भी बिल्कुल, मिलेंगे। बिल्कुल। तो सर को सुनने के बाद और उनका हौसला देखने के बाद, जिंदा दिली देखने के बाद, मैं आपसे सिर्फ वही 2 लाइन कहना चाहूँगी कि अगर कर्मों पर है विश्वास तो सफल होंगे तेरे सभी प्रयास। क्या बात है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राम राम जी।